दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें लगातार नए-नए तरह से परिदृश्य सामने आ रहे हैं और जहां ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार एक मुकाबला रोचक होता जा रहा है और बड़ा संघर्ष वाला आने वाले समय में और हो सकता है। और पार्लियामेंट इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और उसको लेकर तमाम तरह की बिसात सभी राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से बिछा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, जो प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 370 का और साथ ही एनडीए को 400 पार का नारा है लगातार दे रहे हैं। और वहीं विपक्षी दल जो गठबंधन है इंडिया समूह, वह भी लगातार चुनौती पेश करने के लिए स्वयं को लामबंद भी कर रहा है और अपनी रणनीति को कहीं न कहीं वह अंजाम पर ले जाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। साथ ही विपक्षी दलों में जो नेता हैं, बड़े मुख्य नेता हैं या छोटे नेता हों, हर तरह के नेताओं को इस समय बीजेपी अपने साथ में मिलाने का भरसक प्रयास भी करती दिखाई देती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 370 पार का वह नारा देते हैं और 400 पार का नारा देते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई, अगर बीजेपी इतनी मजबूत आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जी की नज़र में है। और अगर सत्ता पक्ष इतना मजबूत है कि वह अकेले दम पर 370 सीट पा सकता है और एनडीए समूह 400 सीट पा सकता है, तो विपक्षी दलों के जो नेताओं की जो अहमियत है, उनकी नज़र में इतनी क्यों बढ़ गई है? वह लगातार विपक्षी दलों में सेंधमारी करते दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रदेशों के जो नेता हैं, उनके संपर्क में भी बीजेपी के नेता लगातार है और अपने दल में भी वो शामिल होने करते स्पष्ट रूप से सभी के सामने दिखाई देते हैं। और हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, इन 3 राज्यों में, हालाँकि अन्य राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव थे, लेकिन वहाँ निर्विरोध निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों का वहाँ हो गया था। इसलिए इन 3 राज्यों में क्योंकि सीट से ज़्यादा कैंडिडेट थे, इसलिए यहाँ पे चुनाव की नौबत आई। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी का जो एक उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में मतदान कर उसे उन्हें जिता दिया। उसी प्रकार हिमाचल में हमने देखा, कांग्रेस के 6 विधायकों ने और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर उन्हें वहाँ पे जीत देने में बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई। ऐसे में सवाल यही है कि अगर बहुमत का आंकड़ा इतना नज़दीक है, बहुमत के इतना विश्वास है सत्ता पक्ष को, तो वह लगातार विपक्षी दलों के नेताओं में क्यों अपने साथ मिला रहा है, क्यों सेंधमारी कर रहा है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। विभिन्न राजनीति के कालखंड उन्होंने खूब देखे हैं और जो राजनीतिक नेताओं का चरित्र है, दलों का चरित्र है और जो चुनावी जो उनकी रणनीतियाँ होती हैं, उसको बखूबी वह जानते हैं। आज हम उसी बात पे उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी जो बहुमत का दावा स्पष्ट रूप से करती नज़र आती है और साथ ही फिर विपक्षी दलों में सेंधमार भी वह करती हुई स्पष्ट रूप से सभी के सामने है। ऐसे में विपक्षी नेताओं की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई, अगर वे अकेले दम पे ही 370 का आंकड़ा पार करने वाले हैं, जैसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? राकेश अचल जी। धन्यवाद प्रशांत जी। आपका और आपके दर्शकों का स्वागत है। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, ये पहला मौका है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लिए जो जीत का लक्ष्य तय किया, वो ही उसके गले की हड्डी बन गई। धारा 370 के मुकाबिल 370 सीटें अकेले बीजेपी को जीतना है और उनके गठबंधन को, जो गठबंधन अदृश्य गठबंधन है, उसको मिला के 400 सीटें जीतना है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा उन्होंने अपना तय किया है कि जो कि बहुत संभव नहीं दिखाई देता। असंभव तो मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इस देश में लोकसभा की 403 सीटें अतीत में कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन वो घटनाक्रम अलग था। तब कोई गठबंधन की राजनीति नहीं थी, तब एक तरफा चुनाव था। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये बहुत विषम परिस्थितियों का चुनाव है। ये 10 साल में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल की जो उपलब्धियां हैं और जो चुनौतियां हैं, जो नाकामियां हैं, उनको लेकर के ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने से किसी ने कहा नहीं था कि वो इस लक्ष्य को उजागर करें या इस लक्ष्य को तय करें, लेकिन उन्होंने हड़बड़ी में ये बात संसद में भी कही और संसद के बाहर अपनी पार्टी के अधिवेशन में भी, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसको दोहराया और कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी लाद दी कि वो 370 तो लेके आए। अब 370 बेचारे लेके कहाँ से आए? संसद की कुल 543 सीटें होती हैं, 2 सीटों में नामजदगी होती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है पूरे देश में अगर देखा जाए, तो वहाँ की सब सीटें अगर मिला लें और भारतीय जनता पार्टी पूरी 543 सीटें लड़ भी ले,
तो भी उसके हिस्से में 370 सीटें इसलिए नहीं आती क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो दक्षिण का है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से मुक्त है। और वहाँ की जब तक सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती और इधर हिंदी पट्टी, जिसको आप काऊ बेल्ट बोलते हैं, यहाँ से उसका एकदम क्लीन स्वीप वो नहीं करती, तब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये गड़बड़ी अब भारतीय जनता पार्टी की समझ में देर से आई, और इस देर से जब गड़बड़ी समझ में आई तब तक समय निकल चुका था। तो सिवाय सेंध मारी के अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, और उसे नत्थू खां, मुन्ना खां, कोई भी हो, सब चलेंगे और सबको वो ले रही है। आपने देखा कि ये कोशिशें लगातार हुई, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये हरकत की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो सरकार है, और वहां भी महाबली सरकार है जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देने वाली का दावा करती है। तो उस सरकार को तो सैन्य लगाने की जरूरत थी ही नहीं, उसके पास तो इतना ताकत थी। हिमाचल में आपको क्या जरूरत थी, जहाँ के आप बिल्कुल शून्य में जा चुके थे, लेकिन आपने वहाँ हरकत की और अपना प्रत्याशी जिताया, और स्थिति ये कर दी है कि आज ही अभी जब हम बात कर रहे हैं तभी ताज़ा खबर आई है कि जो 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, उनकी सदस्यता को विधानसभा के अध्यक्ष ने रद्द कर दिया है। यानी आप वहाँ की सरकार भी चुनाव से पहले गिराना चाहते हैं। तो ये सेंधमारी, ये लूटमार, ये डकैतियाँ, ये राजनीति के नए अस्त्र हैं, और इनसे मुकाबला करने के लिए प्रतिपक्ष को भी कमर कसना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि प्रतिपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद इस सेंधमारी की जो वारदात जब होती है, उसमें मात खा जाता है और उसके हाथ से कुछ न कुछ निकल जाता है। प्रशांत। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने कि जिस तरह से जो सेंधमारी की जो कोशिश है, वह कहीं न कहीं एक जो अंदर से एक कहते हैं ना, किसी चीज़ का डर होता है, सत्ता ना चली जाए, उसी का कहीं न कहीं प्रभाव देखते हैं कि लगातार ऐसे प्रयास जारी हैं कि विपक्षी दलों को कमज़ोर कर दिया जाए। और ये कि जो विपक्षी दलों की रणनीति है, क्या वैसे समझ नहीं पाती है, समय रहते चेतती क्यों नहीं है? समय रहते अपने जो समर्थक हैं या विधायक हैं, सांसद हैं या नेता हैं, उनको एक साथ एकजुट रखने में विपक्षी दलों की रणनीति क्यों कारगर साबित नहीं होती सत्ता पक्ष के अगर तुलना में बात करें तो? प्रशांत जी, देखिए, विपक्ष को मालूम रहता है कि उसकी कमजोर कड़ियां कौन सी हैं, कौन सी कमजोर कड़ियां टूट सकती हैं। वो कोशिश भी करती है कि वो ऐसे सेंधमारी से पार्टी को बचा ले। खासतौर पर कांग्रेस के बारे में आप देखें कि जैसे कांग्रेस का गठबंधन अभी झारखंड में थी वहाँ सरकार, वहाँ ऑपरेशन लोटस चला, और फिर भी सरकार बच गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बच गई, यानी कांग्रेस ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी को नाकाम कर दिया। पिछले ही दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की पूरी तैयारी हो गई थी। हालांकि उन्हें जरूरत नहीं थी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। यानी जो पहले की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी है, उनसे भी कहीं ज्यादा बहुमत इस समय है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में। लेकिन चूंकि कांग्रेस को नष्ट नाबूद करना है, कांग्रेस विहीन करना है ये देश, इसलिए वो कमलनाथ और नकुलनाथ उनके बेटे को लेने के लिए तैयार थी। लेकिन स्थितियां कुछ बदली, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही इस जो जो अंधा प्रवाह जो विपक्ष के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का चल रहा है, इसका विरोध हुआ, सख्त विरोध हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो ये स्थितियां जब बनने लगी हैं तो इस पे हावी होता है दरअसल धनबल। इसमें धनबल, आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने सदस्यों को उस मोह से मुक्त नहीं करा पाते, आप आश्वस्त नहीं कर पाते कि जो पैसा उन्हें मिलने वाला है उसका आप कहीं ना कहीं भरपाई करेंगे, या उसका खमियाजा कहीं जो भुगत रहा है वो पार्टी उसको आने वाले दिनों में कुछ न कुछ देंगे। तो इस वजह से सत्तारूढ़ दल के पास क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और उसके तरह इतना पैसा है, इतनी भारी तादाद में पैसा है कि वो पूरी पार्टी खरीद सकते हैं। ये तो किस्तों में काम चल रहा है कि 6 विधायक तोड़ दिए, 8 विधायक तोड़ दिए, कोई सांसद तोड़ दिया, तो ये तो चलेगा। तो धनबल, बाहुबल और जनबल, इन तीनों में मुकाबला है, और देखिए धनबल जीतता दिखाई दे रहा है आप।
जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन बल का मुकाबला है और धन तंत्र की मैं तो व्याख्या करता हूँ, धन और तंत्र, दोनों चीज़ें इस समय ऐसी हैं जो भारतीय राजनीति में अपना असर छोड़ती दिखाई देती हैं। ये जो राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हैं, क्या उनकी चुनौती बीजेपी इतनी बड़ी महसूस कर रही है? जैसे कि उन सबको नेताओं को एक तरफ वे कहते हैं कि ये कोई गंभीर नेता नहीं है और ना ही कोई इनकी चुनौती इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उसपे को ध्यान दें। लेकिन उसके बावजूद भी इन मुख्य नेताओं की हर कदम पर, हर चाल पर या हर वाक्य पर उनका जो एक वक्तव्य है, जिस तरह से काउंटर अटैक वह करते हैं नेताओं पर, तो ना चाहते हुए भी इन नेताओं की जो भूमिका है, उसको वे मान रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, ये तो अपने यहाँ कहावत है हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी में कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि एक बड़ा लक्ष्य तय करके उसने गले में हड्डी फँसा ली है। और दूसरे उसके अंदर जो चोर है, मन में चोर है, ये भी मालूम है उसे कि वो ये इतना बड़ा लक्ष्य 370 या 400 का हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें कांग्रेस तो हमेशा से भूत दिखती रही है। और अब कांग्रेस के साथ जो और दल खड़े हो गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और तो ऐसे दलों के साथ खड़े होने से सत्तारूढ़ दल का और उसके नेताओं का भय और बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि अगर अकेले कांग्रेस होती और सब विपक्ष बिखरा हुआ होता, तो एक-एक करके वो सबको निपट लेते, सबका अस्तित्व खत्म कर देते और चुनौती नहीं रहती। लेकिन अब क्योंकि ये 3 ही अगर नौजवान देश के खड़े हो जाते हैं एक मंच पर, तो भारतीय जनता पार्टी का जो काल्पनिक लक्ष्य है, वो पूरा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। भले ही आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी से पिछले दिनों सत्तारूढ़ दल ने जो एक छोटा-सा दल था चरण सिंह के, चौधरी चरण सिंह के पौत्र का, वो अपने में शामिल कर लिया। और समाजवादी पार्टी के 5-6 लोगों को अभी हाल में आपने तोड़ा ही राज्यसभा के साथ। तो इससे भी कोई बहुत फ़र्क पड़ना नहीं है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को पहले तो 2019 के चुनाव में जो लक्ष्य उसने हासिल किया था, उसे हासिल बरकरार रखना है और उसके बाद नए अंक जोड़ना है। तो दोनों चुनौतियाँ, न तो वो पुराने अंक तक बने रहने की स्थिति में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि दक्षिण की जो स्थितियाँ हैं और ख़ास तौर पर अभी जो बिहार में हुआ है, जो बंगाल में हो रहा है, कौन-सा संदेश खाली के मामले को लेकर के। तो ये गणित उसका लगातार उलटता जा रहा है। अब अंत में क्या जोड़ बाकी आएगा वो अभी से कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी समय बाकी है। राहुल गांधी की यात्रा बिल्कुल रास्ते में है और उसमें उमड़ती हुई भीड़ अगर वोटों में बदल गई, तब तो ये लक्ष्य बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकता। और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी का 2047 तक का जो प्लान बना के रखा है भारत को विकसित करने का, विश्व गुरु बनाने का, वो धरा का धरा रह जाएगा। जी। जी, 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 जी। अच्छा, जैसे कि विपक्षी दलों की जो सेंधमारी की बात है और लगातार आपने बिहार का भी एग्ज़ाम्पल दिया। अगर हम बिहार की बात करें, जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ एनडीए में उन्होंने शामिल किया है और उसके बाद हिमाचल का भी एक लेटेस्ट जो एपिसोड हुआ है और जिस तरह से आपने बताया कि जो सूचना भी आई है कि 6 विधायक की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी है। तो ऐसे में सरकार तो स्पष्ट रूप से वहाँ बची गई क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सीधा-सीधा कम हो जाता है। और 32 पे शायद मेरे ख्याल से बहुमत आ जाता है, तो 34 उन्हें वोट मिले थे हिमाचल में कांग्रेस सरकार को। तो ऐसे में हिमाचल और बिहार, जिस तरह तेजस्वी यादव की वहाँ पे एक भीड़ दिखाई दे रही है उनके साथ हर रैली में, हर उनके जहाँ भी वह जा रहे हैं। तो ये जो 2 स्टेट का जो एपिसोड घटित हुआ है, जो घटनाक्रम घटित हुआ है, इसने बीजेपी के लिए चुनौती कहीं ज़्यादा बढ़ा दी है क्योंकि तमाम प्रयास के बाद भी वह वहाँ पे जो मुख्य रूप से विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो हिमाचल में और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, उसे कमज़ोर करने में सफलता उन्हें नहीं मिल पाई है। प्रशांत जी, देखिए बिहार की राजनीति में तो ऐसे घटनाक्रम लंबे समय से चल रहे हैं और आप देखेंगे कि आरजेडी जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी पर प्रहार किया है, वो उतनी तेजी से प्रकाश में आई है, मैदान में आई है। अब ये लालू यादव वाली आरजेडी नहीं है, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है और उस लड़के की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, गठबंधन की जो सरकार गिरी और फिर नई बनी, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज देखने में आ रही है और उसके बाद जो भीड़ आरजेडी की तरफ खिंचती दिखाई दे रही है, उससे जाहिर है कि इस बार बिहार की जनता ये बार-बार के दल बदल, बार-बार की वादाखिलाफी से तंग आकर के नीतीश कुमार की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और कमजोर करेगी। और निश्चित रूप से
निरंतर राजनीति में सत्ता के केंद्र में बने रहने का भारतीय जनता पार्टी का सपना बिहार में तो चकनाचूर होगा। अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में भी विधानसभा भंग करा के चुनाव करा दें तो। यही स्थिति हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, हिमाचल के की उपस्थिति देश की राजनीति को प्रभावित नहीं करती, लेकिन जो तरीका है वारदात है, जिस ढंग से वहाँ हमला किया गया एक निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए, उसका असर आस पड़ोस में भी जाएगा, पंजाब में भी जाएगा, हरियाणा में भी जाएगा, आप देखेंगे उत्तराखंड पे भी उसका असर पड़ेगा, जो जो उससे जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र हैं। और हिंदी पट्टी में तो ये नाटक लंबे अरसे से चल रहा है। 2019-20 में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई थी, वो लोग भूले नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपकी स्थिति साँप छछूंदर की हो गई है। वो न तो सेंधमारी के हर जो तरीके हैं उनको छोड़ सकती है, और अगर उन्हें पकड़े रहती है तो जनता के मन में उसके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वितृष्णा और बढ़ती जाएगी। जी। जी, 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 जी। अच्छा, इसमें सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी का अगर हम बात करें, आरएसएस की बात करें, वे हमेशा शुचिता की बात करती रही, राजनीतिक शुचिता की बात करते रहे हैं, पूर्व में अगर बात करें और चाल-चलित चेहरे की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अपने साथ मिलाना और उन्हें बड़े महत्वपूर्ण पद देना, चाहे वो सांसद के चुनाव लड़वाने हों या एमएलसी देने हों, राज्यसभा देनी हो, मुख्यमंत्री तक बनाया बनाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो ऐसे में विभिन्न दलों की जो आमद है, जिन पे वह लगातार आरोप लगाते रहे हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से बड़ा एक ऐसी सोच का प्रदर्शित करते रहे हैं कि जो एंटी नेशन है या एंटी हिंदू हैं। इस तरह के तमाम तरह के आरोप, लांछन, भ्रष्टाचार के आरोप वे लगाते रहे हैं। आज वो ऐसे तमाम नेता भाजपा के प्रमुख नेताओं की श्रेणी में खड़े हुए हैं। तो ये भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है, क्या उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक नाराज़गी का जो बढ़ती जा रही है कुछ ऐसे नेताओं की? क्या लगता है आपको जो विचारधारा की बात करते हो भाजपा के? प्रशांत जी, 2014 के बाद और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है, उसमें अब भीतर ही नहीं, बाहर बहुत कुछ बदल गया है। अब इस पार्टी में चाल, चरित्र और चेहरे की बात नहीं होती, अब इस पार्टी में सिर्फ चेहरे की बात होती है। और वो चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री का। वो खुद गारंटी देते हैं, खुद घोषणा करते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी चाल, भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी चाल थी वो भी बदल गई और चरित्र भी बदल गई। तो इस नए चरित्र में शुचिता के लिए कोई स्थान नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, सेंधमारी, डकैती, लूट जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन सत्ता को हाथ से मत खिसकने दीजिए। तो ये जब अकेले चेहरे की पार्टी है रह गई है, इसका चाल और चरित्र से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी चाल टेढ़ी हो गई है, वक्र हो गई है, चरित्र दूषित हो गया है, जो कि राष्ट्रवाद की आड़ में पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में जिस ढंग से समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश की गई है, वहाँ पर जो विशेष कानून अल्पसंख्यकों के शादी-विवाह का था, उसको रद्द किया गया है। उसके साथ ही शुरुआत हो गई है कि इस देश का जो सामाजिक ताना-बाना है, वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। जी, जी। अच्छा, सवाल जो है कि राजनीतिक दलों के लिए क्या सत्ता का गणित ही मुख्य रह गया? कोई विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है? जो विचारधारा के ऊपर जो राजनीतिक दलों का गठन होता है या अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के यत्न भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। उसके बावजूद सत्ता का गणित ऐसे दिखता है कि विभिन्न विचारधारा पे हावी हमें दिखाई देता है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी इस गणित में बैठे रहते हैं कि कैसे सत्ता के जो अंगणित है उसको वह दुरुस्त करें। और उसके लिए ऐसे राजनीतिक दलों को भी सहायता लेते हैं या ऐसे नेताओं को भी सहायता लेते हैं जो विचारधारा के बिल्कुल विपरीत उनके खड़े होते हैं। तो ये जो राजनीतिक गणित है, ऐसे में मत जो मतदाता समर्थक वर्ग है, क्या उसके मन मस्तिष्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता? देखिए प्रशांत जी, ये यक्ष प्रश्न है आपने कर लिया है, बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की राजनीति में विचारधारा की महत्ता बिल्कुल कम नहीं हुई है। आप देखेंगे कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, ना केंद्र की सत्ता में है, और राज्यों में भी उसने बहुत कुछ खोया है। लेकिन उसने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उसने कोई अपने यहाँ शरणार्थी शिविर नहीं लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी में पिटो और हमारे यहाँ के साथ बैठ जाओ, हम आपको वही सम्मान देंगे जो आपकी पार्टी में मिलता था। राष्ट्रीय जनता दल है, आप देखेंगे लगातार पिटता आ रहा है, बीच-बीच में सत्ता में आ जाता है, लेकिन उसने अपनी सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है आज तक नहीं छोड़ी है। यही स्थिति बंगाल में है, यही स्थिति दक्षिण के तमाम राज्यों में है।
तो ऐसे में विचारधारा का महत्व है, विचारधारा का महत्व बना रहेगा आने वाले दिनों में भी। और कांग्रेस की लड़ाई जो आज आप देख रहे हैं वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। सत्ता के गणित की लड़ाई होती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि इस तरह से सेंधमारियां और डकैतियां लूट मार करके अपनी सरकार न बना लेती, ये न बचा लेती। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने में क्या दिक्कत थी? अगर 23-23, 25-25 करोड़ रुपया 20-22 विधायकों को बांटना था, तो ये कांग्रेस तो सत्ता में थी, कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि अभी भी कांग्रेस में चाहे जितनी पीढ़ियां बदल गई हों, लेकिन विचारधारा जो पहले थी वो लगभग अभी भी है। उसके चाल चरित्र और चेहरे में बहुत ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आता। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विचारधारा महत्ता है विचारधारा की और लगातार विचारधारा को जिस तरह से आपने बताया कि कैसे आगे लेके बढ़ाया जाता है, कांग्रेस के वर्तमान संघर्ष को इससे समझा जा सकता है। लेकिन वास्तव में चुनौती बहुत है राजनीतिक दलों के लिए और सत्ता का जिस तरह से एक पहुँचने तक उनकी जो कवायद होती है कि कैसे सत्ता प्राप्त करें, तो उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सत्ता के आने के पश्चात। लेकिन सवाल यही उठता है कि आज के जो दौर है, वर्तमान का जो दौर है, जिसमें जिस तरह की राजनीति को हम देख रहे हैं लगातार घटित होते हुए, तो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं या इस तरह के जो अन्य मुद्दे हैं, वह कहने के तो ये बहुत कुछ होता है, किसी भी नेता पे आरोप लगा दिया जाए कि भई ये भ्रष्ट है या इसके करप्ट है, इस तरह के ने भ्रष्टाचार किया हुआ है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियाँ उससे गले मिलती हैं, उसके साथ अपने कदम बढ़ाती हैं, तो यह क्या दर्शाता है, कौन-सा चरित्र है राजनीतिक दलों का? देखिए, राजनीति का चरित्र बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। 1980 के बाद से जो चरित्र राजनीति का इस देश में बना है, उसमें लगातार ये कदाचार, भ्रष्टाचार को सम्मानित होते हम देख रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। कांग्रेस की सरकार में तो भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले आए, घोटाले हुए, मंत्री जेलों में गए, सरकारें आई, गिरी। लेकिन जो स्वच्छता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसकी 10 साल की केंद्र की सरकार ने जो इस देश में किया है, देश के जितने बड़े-बड़े भ्रष्ट नेता और उद्योगपति और व्यवसायी हो सकते थे, उनको जिस ढंग से अपने गले लगाया है, जिस ढंग से अपने शरणार्थी शिविरों में स्थान दिया है, उसे देख कर के लगता है कि अब जो जनता के मूल मुद्दे हैं, उन पर लौटना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है और दूसरे मूल मुद्दों पर धर्म की राजनीति की चादर भी डाल दी गई है। तो ये चादर जब तक कोई अच्छी आंधी नहीं आती है, तब तक उड़ने वाली नहीं है। और जब तक धर्म की आंधी से धर्म की चादर उड़ेगी नहीं, तब तक देश मूल मुद्दों पर लौटेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो 2024 का साल है, ये ऐसा साल है जिसमें देश दोबारा से मुद्दों पर लौटेगा। और देश को विश्वगुरु बनाना, देश को 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था देना, ये कोई भी सरकार आए, वो देगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, चाहे विपक्ष के गठबंधन की सरकार आए, तो इससे तो बेफ़िक्र रहिए। लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक देश का राष्ट्रीय चरित्र से भ्रष्टाचार को बाहर नहीं किया जाएगा, देश कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। प्रशांत। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक इस पे काबू नहीं पाया जाएगा तो बड़े लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जन सरोकार के मुद्दों की आपने बात की, जो जनता के मुद्दों की बात की। तो ऐसे में वर्तमान जो राजनीतिक दौर है और लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है बल्कि आप समझिए कि चौखट पे खड़े हो गए यहाँ पे, कभी भी घोषणा हो सकती है 10-15 दिन के अंदर। तो इसमें जन सरोकार के मुद्दे क्या मुख्य भूमिका निभाएँगे आगामी चुनावों के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पूरा जो विपक्ष है वो जनता के सरोकारों के जो से जुड़े मुद्दे हैं उनको ही लेके राजनीति कर रहा है। वो कोई मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर रहा है। वो ये उपलब्धि अपनी नहीं बता रहा है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित कर दी, हमने यूएई में हिंदू मंदिर बनवा दिया। ऐसा विपक्ष ने कभी नहीं कहा। विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर है कि भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, विकास, समानता, बराबरी, अन्याय, इन सब मुद्दों को लेकर के बात कर रहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजनीति होती है। तो जनता की समझ में भी अब आने लगा है कि देखिए, धर्म धर्म का नशा, आखिर कोई भी नशा वो उतरता है। 22 जनवरी से लेके आप 22 आज फरवरी में, कल 22 मार्च में चले जाएंगे, तो ये नशा जितनी तेजी से उतरेगा, जितनी तेजी चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतरेगा। और लोग अपने असली मुद्दों पर आकर ही इस बार जो है जनादेश शायद देंगे।
जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आमदनी के मुद्दे हैं, वह मुख्य धारा में रहने चाहिए और लोगों का कहीं न कहीं उसमें सहभागिता भी होनी चाहिए उन मुद्दों को प्राथमिकता देने में। और इस शब्द के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ और जैसा आपने पूरे विषय की व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे विषय को सार्थकता बहुत प्रदान की। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।